Bismillahirrahmanirrahim. My daughters and sons, Assalamu alaikum. I am your teacher Anwar Shaheen, and yesterday we started chapter 15. Today we are heading towards next lecture, but before going to next lecture, let me ask some questions from you. First question from girls. वो जो बेटी बैठी हुई है फर्स्ट रो में जी, क्या नाम है आपका बेटा? जवेरिया। जवेरिया बताइए व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, डिफाइन होम्योस्टेसिस। जी हाँ शाबाश। करेक्ट, बैठिए। नेक्स्ट बेटी, वो नज़र आ रही हैं अपने घर में भी मुझे नज़र आ रही हैं, मेरी इधर कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, अपने अम्मी के साथ बातें कर रही हैं। हाँ बेटा बताओ, व्हाट इज़ ऑस्मा रेगुलेशन? शाबाश, ठीक है। बेटों में से आकिफ जी बताओ, व्हाट इज़ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट? ज़रा ऊंची आवाज़ में। ठीक है, शाबाश, बैठो। चलो जी चौर साहब, हाँ आप बताओ, आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म? समझ नहीं लग रही? हाँ शाबाश, चलिए ठीक है, चलें जी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, और ये है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है, और इसमें से कोई एक आधी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आप सबको आता है, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, पानी और नमकियात के बैलेंस को मेंटेन रखने को ऑस्मो रेगुलेशन। तो 3 तरह के प्लांट्स हैं बेसिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाइड्रोफाइट्स, दीज आर द एक्वेटिक प्लांट्स, द प्लांट्स विच लिव इन वाटर, विच ग्रो इन वाटर, विच ग्रो इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो पानी में पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल किसी को आती होगी, वाटर लिली इसकी एग्जांपल है। तो इन प्लांट्स में प्रॉब्लम इनको क्या है पानी के हवाले से अपने माहौल में, क्योंकि पानी में है, इनका प्रॉब्लम है देयर इज़ फ्लडिंग ऑफ सेल्स इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर। तो बताइए फ्रेश वाटर क्या होता है? वो पानी जिसमें साल्ट बहुत कम होते हैं, वो फ्रेश वाटर है। तो अब जहाँ पे साल्ट कम होंगे, पानी कल हमने कहा था हमेशा मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स लो साल्ट से ज़्यादा साल्ट वाले एरिया की तरफ, यानी डाइल्यूट वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड वाटर की तरफ। तो फ्रेश वाटर डाइल्यूट वाटर है, लिहाजा ये पानी के मॉलिक्यूल इनके सेल्स में मूव करते रहते हैं, प्लांट्स के अंदर एंटर होते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है इनको, फ्लड आता रहता है, सैलाब आता रहता है उनके अंदर, पानी का तूफान। लिहाजा इन्होंने उस पानी को रिमूव करना है, तो इनके पास क्या एडेप्टेशन है, क्या तरीकाकार है? दे हैव, दीज एक्वेटिक प्लांट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, इनके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। फॉर एक्सटेंसिव ट्रांसपेरेशन, ताकि ट्रांसपेरेशन से पानी बुखारात बन के ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा लीव्स का, उतना ही पानी ज़्यादा लॉस होगा, ताकि फालतू पानी निकलता जाए जो अंदर आ रहा है। और नंबर 2, एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, आम तौर पे प्लांट्स की लोअर सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा, इनकी अपर सरफेस पे बहुत सारे स्टोमेटा हैं। यानी अपर सरफेस कौन सी है? जिस पे ऊपर से लाइट पड़ रही है, ताकि डायरेक्ट लाइट पड़े और जल्दी जल्दी वहाँ से वाटर वेपर्स हीट होके ट्रांसपेरेशन की शक्ल में लॉस हो पानी का, टू प्रोमोट लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी का लॉस ज़्यादा हो, इसलिए इनके स्टोमेटा बहुत सारे होते हैं अपर सरफेस पे। आगे नेक्स्ट है
नेक्स्ट प्लांट्स हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स में मैं आपको शो करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाऊँ इन लाइंस को। मीज़ोफाइट्स जो हैं, दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी वो प्लांट्स जो ऐसी जगहों पे उगते हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई मुनासिब है, ना बिल्कुल एक्वेटिक बहुत ज़्यादा पानी, ना बिल्कुल ड्राई दरमियाना एनवायरनमेंट, तो वो कहलाते हैं मीज़ोफाइट्स। और इनके एडेप्टेशंस क्या हैं, ये अपने माहौल में अपने आप को कामयाबी से कैसे रखते हैं। अगर इन प्लांट्स को पानी सफिशेंट सप्लाई मिल गई, बहुत सारा पानी मिल गया, तो इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन, इनको स्टोमेटा खुले रहते हैं क्योंकि पानी सफिशेंट मिल रहा है ना, काफ़ी मिल रहा है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है जिनकी ज़रूरत से ज़ायद है वो उन स्टोमेटा में से लॉस होता रहे, बाहर जाता रहे। और नंबर 2, इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, और अगर पानी की सप्लाई महदूद है, कम है, तो स्टोमेटा जो हैं दे आर क्लोज्ड। ये प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि पानी पहले ही कम मिला है प्लांट को, वो भी लॉस ना हो जाए, वो भी बाहर ना चला जाए। लिहाजा ये इस तरह से अपने आप को माहौल में अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हैं ब्रासिका, रोज़, मैंगो, ये सारे मीज़ोफाइट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, ये देखिए, ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मरतबा आ चुका है, मैं आपको कर्सर जो है वो दिखाता हूँ। ये ज़ीरोफाइट्स, दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो इन सीवियरली ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो वो प्लांट्स जो शदीद खुश्क माहौल में पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत ही कम अवेलेबल है, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। फाइटा प्लांट्स और ज़ीरो जहाँ पानी बहुत ही कम है। सीवियरली ड्राई, शदीद खुश्क टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं ये, यानी शदीद खुश्की वाले ज़मीनी माहौल पे ग्रो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैक्टस। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि बहुत खुश्क माहौल में पाए जा रहे हैं, इनको पानी की कमी का शदीद मसला है, तो ओवरकम कैसे करते हैं उस कमी वाले मसले पे, इनके कुछ फीचर्स हैं, ये लाजमी याद कीजिएगा ये सारे। ये दीज प्लांट्स हैव स्मॉल थिक लीव्स, इनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा ना हो, पानी ज़ाया ना हो जाए, पानी पहले बहुत कम है इन प्लांट्स में। और थिक हैं लीव्स, मोटे मोटे पत्ते हैं, और इसका भी फ़ायदा यही है कि पानी लॉस नहीं होता, रिड्यूस वाटर लॉस। नंबर 2, दे हैव क्यूटिकल, दे हैव थिक क्यूटिकल, इसकी क्यूटिकल जो थिक होती है, इन लीव्स के ऊपर वैक्स की बनी हुई, लिपिड्स की बनी हुई, चिकनाई की बनी हुई, लेदरी लचकदार सी लेयर होती है इनके ऊपर जो पानी को ज़ाया नहीं होने देती। नंबर 3, इनके जो स्टोमेटा हैं ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, अभी हमने कहा था जो पानी में प्लांट्स थे उनके अपर सरफेस पे थे, इनके लोअर सरफेस पे हैं। और लोअर सरफेस होने का फ़ायदा क्या है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती ना, पत्ते की वो साइड जो इस पर धूप पड़ रही है वो नहीं, उसकी जो निचली साइड है शेड वाली, छाँव वाली, वहाँ स्टोमेटा होते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो, डायरेक्ट धूप ना पड़े। और नंबर 4, स्टोमेटा लोकेटेड इन डिप्रेशंस, और इनके स्टोमेटा जो हैं वो भी गढ़ों के अंदर छुपे हुए हैं। एक तो लोअर सरफेस पे हैं और लोअर सरफेस पे भी बिल्कुल ऊपर नहीं है, अंदर छुपे हुए हैं ताकि पानी का लॉस कम हो। और दीज प्लांट्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू स्टॉप ट्रांसपिरेशन। तो ये जब खुश्क शदीद खुशी का मौसम आता है, पानी माहौल में बहुत ही कम है, तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि पत्ते होंगे नहीं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, और लॉस वाटर बहुत ही कम अवेलेबल है, मिल नहीं रहा पानी, तो जो थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर है वो लॉस ना हो जाए, इसलिए पत्तों को गिरा देते हैं। अब पत्ते गिरा दिए तो फोटोसिंथेसिस वाला मसला कहाँ कैसे होगा फिर। इनमें ये देखिए, दियर स्टेम्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, इनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं, सब्ज़ होते हैं, और उनमें फोटोसिंथेसिस होती रहती है। और इनमें एक और कैरेक्टर है कि स्टेम्स स्टोर वाटर इन ड्राई सीजन,
जब खुश्क मौसम होगा तो बारिश हुई, कभी 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 बारिशें होती हैं सहराओं वगैरह में, तो ये जो कैक्टस या यूफोरबिया की तरह के प्लांट्स हैं, ये फिर आप उस बारिश के पानी को ऑब्जॉर्ब करके अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, आइंदा काम आएगा, क्या पता अगले कई दिन या कई महीनों बाजू का बारिशें नहीं होती, तो उस तरह से ये काम आएगा। अब मैं आपको अगला ये दिखाता हूँ। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो वहाँ हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है हाइड्रोफाइट्स को, थोड़ा सा मीज़ोफाइट्स को और थोड़ा सा ज़ीरोफाइट्स को। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी बच्चे को यहाँ से इन तीनों में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया या ये तीनों मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, उसको और क्या चाहिए बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में पानी और सॉल्यूट्स को किस तरह से मेंटेन रखते हैं ये। तो ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। दुनिया में एनिमल्स 2 तरह के हैं, एक ग्रुप का नाम है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे ग्रुप का नाम है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको भी याद कीजिएगा। और कन्फॉर्मर और रेगुलेटर का मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ऑस्मो कन्फॉर्मर कौन से और ऑस्मो रेगुलेटर कौन से हैं। एक बंदा पाकिस्तान से इंग्लैंड चला गया। अब पाकिस्तान का वो मुस्लिम है और वहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उनका अपना खाना पीना पहनना उठना बैठना हमारा अपना अंदाज़ है, हमारे मज़हब की अपनी पाबंदियाँ हैं, वहाँ पे उनका अपना आज़ादियाँ हैं। तो अब अगर वो बंदा जाके उन जैसा हो गया, जैसा देश वैसा भेस, उसका खाना पीना पहनना उठना बैठना सारा चाल चलन सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कि वो हैं, तो हम कहेंगे वो कन्फॉर्मर है, जिसने अपने आप को उस माहौल जैसा ही कर दिया, उनके रंग में रंगा गया, वो कन्फॉर्मर है। और अगर उसने अपने आप पे ज़ब्त रखा, रेगुलेट किया, अपने आप पे काबू रखा, अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, उस माहौल जैसा मैंने नहीं होना, ना ही वो खाना है जो वो खाते हैं, जो मेरा तरीक़ाकार था, जो मेरा नेचुरल हैबिटेट था, जो मेरा खाना पीना था पहनावा था, मैं वही करूं, अपने आप को काबू में रखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, तो मैं ऑस्मो रेगुलेटर हूं। और अगर उन जैसा हो गया हूं मैं, तो मैं फिर ऑस्मो कन्फॉर्मर हूं। अब हम एनिमल्स के हिसाब से देखते हैं क्या मतलब इनका। तो जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, दीज एनिमल्स कीप बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक टू एनवायरनमेंट। इनका जो बॉडी फ्लूइड है यानी इनका ब्लड है, इनके ब्लड के अंदर, इनके बॉडी के अंदर जो साल्ट की अमाउंट पाई जाती है, अगर वो अपने आप को माहौल जैसा कर लेते हैं, देखिए आइसोटोनिक, सेम टू द एनवायरनमेंट, माहौल जैसा कर लेते हैं अपनी बॉडी को, बॉडी के माहौल को, तो दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। लिहाजा दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। तो अंदर के जो ऑस्मोटिक स्टेट है, पानी नमकियात का जो अमाउंट है, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आप को मेंटेन रखें, रेगुलेट करें, ज़ब्त करें, कंट्रोल करें, नहीं। जब अपने आप को कारी माहौल जैसा लिया है, आइसोटोनिक हो गए हुए हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिवली का मतलब इस पे एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को कि अपने आप को मेंटेन करते फिरें कि मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं पहनना, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, बस माहौल जैसे ही हो गए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स को ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। और एग्जांपल्स, मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स, समुद्रों में पाए जाने वाले ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। अब आइए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये वो हैं जिन्होंने अपने आप को बचा के रखना है, माहौल जैसा नहीं होना, जैसे ये खुद थे वैसे ही रहेंगे, माहौल के रंग में नहीं रंगे जाना। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द एनिमल्स, बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज एनिमल्स इज
नोटिसेबली डिफरेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट। इनके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड यानी इनका जो ब्लड है उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट पाई जाती है किसकी, नमकियात वगैरह की, इज़ नोटिसेबली डिफरेंट फ्राम एनवायरनमेंट, माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। माहौल और तरह का है। मिसाल के तौर पे एक फ़िश है समंदर में पाई जाती है। अब समंदर का पानी जो है नमकीन है और फ़िश के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो नमकीन नहीं है, नमकियात कम है फ़िश के अंदर। तो ये दोनों का फ़र्क है। अब ये फ़िश ऑस्मो रेगुलेटर रहेगी, यानी इसने अपने आप को काबू में रखना है कि इसके अंदर साल्ट कम है। इर्द गिर्द जिस पानी में पाई जाती है समंदर के पानी में, वहाँ नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके बॉडी के अंदर नमकियात ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो हैं वही रहें। तो इसने अपने आप को मेंटेन करना है, इसने आप रेगुलेट करना है, कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या करेगी फिर ये एनिमल्स क्या करेंगे, एक्टिवली एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, अंदर का जो पानी नमकियात का लेवल है उसको एक्टिवली एनर्जी खर्च करके ज़बरदस्ती एडजस्ट करते रहेंगे, रेगुलेट करते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे कि ये माहौल जैसा ना हो, समंदर का जो साल्ट हैं वो ये ना हो कि समंदर इस फ़िश के अंदर आ जाए, उसके सारा माहौल ही डिस्टर्ब हो जाए। तो ये अगर आता भी है समंदर से, इनकी बॉडी में एंटर होते रहते हैं नमकियात, ये साथ ही साथ निकालते रहेगी ताकि अंदर का माहौल इसका उस तरह का ना हो जैसे समंदर का है। तो लिहाजा ये हम कह रहे हैं कि दे डिस्चार्ज यानी दे रिमूव एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का आपको पता है, जहाँ पे नमकियात बहुत कम होते हैं जैसे दरियाओं का पानी, वहाँ पे कोई फ़िश रह रही है तो वहाँ पे क्या होगा मसला, दरिया का पानी हाइपोटोनिक है और फ़िश में नमकियात बाहर दरिया के पानी निस्बतन ज़्यादा हैं। तो फिर अब ये पानी ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, यानी कम गाढ़ा दरिया का पानी है और ज़्यादा गाढ़ा फ़िश के अंदर का है, तो वो पानी अब फ़िश के अंदर आएगा तो वो क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी, रिमूव करेगी फालतू पानी को जो उसके अंदर आता रहता है, उसको बाहर निकालती रहेगी ताकि उसके अंदर का माहौल डिस्टर्ब ना हो। और अगर समंदर में है तो समंदर में से साल्ट अंदर आएंगे फ़िश के अंदर, अब उन साल्ट्स को बाहर निकालने की कोशिश करती रहेगी ऐसे माहौल में। तो एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक में साल्ट निकालती रहती है फ़िश और हाइपोटोनिक में दरियाई पानी में पानी अंदर आता है फ़िश के अंदर, उसको निकालती रहती है इस ताकि अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये हो गया जी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े ज़बरदस्त, ऑस्मो कन्फॉर्मर और रेगुलेटर। फिर भी प्रॉब्लम नहीं है इनमें, आसान है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है। फिर भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आगे इस पेज के अगले हिस्से की तरफ। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। अब समंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स को क्या क्या मसाइल हैं और अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो समंदर के माहौल में हम पहली बात करेंगे, मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। समंदर में पाए जाने वाले, ये एमसीक्यू भी हो सकते हैं, ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स का पता है ना, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो एग्जांपल्स वो जो चैप्टर 10 का वो पहला हिस्सा सारा आप पढ़ते गए, वो जी फ्लाफाइलम और पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा और नीमाटोडा और एनालिडा और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। दे आर मोस्ट ऑफ देम आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर जो अपने आप को माहौल जैसा करने की कोशिश करते रहते हैं, लिहाजा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब माहौल जैसे हो जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। नंबर 2, समंदर के अंदर जो वर्टिब्रेट्स हैं, अमंग द वर्टिब्रेट्स ये वाली फ़िश, हैग फिश, आपने चैप्टर 10 में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, दे आर आइसोटोनिक टू द एनवायरनमेंट। अब ये हैं ही आइसोटोनिक, माहौल जैसे ही हैं, तो दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। मतलब ये आइसोटोनिक का मतलब दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, माहौल जैसे हो गए, लिहाजा इनको ऑस्मो रेगुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्मो रेगुलेशन का प्रॉब्लम है
यहाँ से, जिन एनिमल्स की, जिन फिश की बात यहाँ से करेंगे, मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस, हमने चैप्टर 10 में कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश की बात की थी, जिनमें बाकायदा बोन नहीं है, नरम हड्डी जैसी चीज़ है, हड्डी नहीं है बाकायदा, तो वो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। तो वहाँ पे हमने, आपको याद होगा, शार्क की बात की थी, तो वो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। तो ये अब कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं? अब ये क्या करते हैं, समंदर में हैं, याद रहे समंदर के पानी जो है वो साल्टी वाटर है, नमकियात बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये क्या करते हैं, दे मेंटेन लोअर साल्ट लेवल देन सी वाटर। ये कोशिश करते रहते हैं कि इनके जिस्म के अंदर साल्ट की अमाउंट कम रहे समंदर की निस्बत। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ये आपको अब दिखाता हूँ, इसी की बात को हम आगे लेके जा रहे हैं। ये हमने उसका मैकेनिज़्म बयान कर दिया है। तो फिर ये क्या करते हैं, ऐसी फ़िश जो कार्टिलेजिनस है, जैसे शार्क है, सपोज़ ये एक शार्क है, इसके अंदर ये फिर अपने आप को, मैंने कहा है कि अभी हमने लास्ट सेंटेंस देखा था कि अपनी बॉडी में साल्ट को कम रखने की कोशिश करते रहते हैं। क्या करते हैं, जो ही साल्ट वाटर समंदर का पानी अंदर आया, दियर किडनीज, इनकी जो किडनी है ये पड़ी हुई है, तो इनकी किडनीज जो हैं दे एक्सक्रीट सम साल्ट्स, तो कुछ साल्ट को तो इनकी किडनीज बाहर निकालती रहती हैं बॉडी से, ताकि इनका साल्ट, जो बॉडी के अंदर साल्ट है उनको लो हो जाए अमाउंट एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ साल्ट इन सी। समंदर के अंदर की निस्बत फ़िश के अंदर साल्ट काफ़ी कम होने चाहिए, तो ये अपनी बॉडी सॉल्ट को बाहर रिमूव करते रहते हैं, इनकी किडनीज। नंबर 2, इनके गिल्स, ये इनके गिल्स क्या करते हैं, रिमूव सम साल्ट्स फ्रॉम ब्लड एंड रिमूव आउटसाइड, साल्ट को ब्लड से निकाल के और बॉडी से बाहर रिमूव करते रहते हैं। इनके गिल्स में कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम ही यही है, क्लोराइड सेल्स कहते हैं इनको, और वो ब्लड से साल्ट को निकाल के गिल्स के ज़रिए बाहर भेजते रहते हैं। गिल्स के ज़रिए से जो पानी बाहर जा रहा होता है वापस जाता है, वहाँ से रिमूव करते रहते हैं। तो किडनीज ने कुछ साल्ट रिमूव कर दिए, गिल्स ने कुछ साल्ट ब्लड में से निकाल के रिमूव कर दिए, और तीसरा मैकेनिज्म इनमें है रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड क्या चीज़ है, ये देखिए, ये एक छोटा सा एक ऑर्गन है, इसकी ये गज़ा की नाली आ रही है, ये वाली, ये इसका स्टोमिक है, ये इसकी इंटेस्टिन है, ये इसकी आंत है, और ये आंत का ये लास्ट हिस्सा ये रेक्टम है। रेक्टम के साथ ये ग्लैंड अटैच है, ये वाला, ये रेक्टल ग्लैंड है। तो रेक्टल ग्लैंड जो है, इट इज़ ए साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन। तो इन फिश के अंदर साल्ट को रिमूव करने वाला ऑर्गन है। इट फिल्टर साल्ट्स फ्रॉम ब्लड में से साल्ट को निकालता है और उसको फिर ट्रांसफ़र करता है, रिमूव्स थ्रू रेक्टम के ज़रिए से जिस्म से बाहर भेज देता है। तो इस तरह से ये 3 छोटे तरीके हैं, किडनीज़ के ज़रिए से और गिल्स के ज़रिए से और रेक्टल ग्लैंड के ज़रिए से साल्ट को जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं, ताकि इनके अंदर समंदर के पानी की निस्बत इनकी बॉडी में साल्ट की अमाउंट लो रह जाए। इस तरह से ये सर्वाइव करते हैं। तो वो 1, 2 और 3 ये तीनों तरीके एक्सक्रीट साल्ट, ये तीनों तरीके से साल्ट को रिमूव करते रहते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिकदार के फ़र्क के ख़िलाफ़, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट, मिकदार, ग्रेडियंट फ़र्क, अगेंस्ट खिलाफ, मिकदार के फ़र्क के ख़िलाफ़, फर्स्ट ईयर सेल वाले चैप्टर में, सेल मेम्ब्रेन में। तो इसका मतलब ये है, मिकदार के फ़र्क के ख़िलाफ़ का मतलब है फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। फ़िश के अंदर साल्ट अमाउंट लो, समंदर में बाहर हाई। तो लो से हाई की तरफ मॉलिक्यूल खुद ब खुद कभी नहीं जाते। मॉलिक्यूल्स जो हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, खुद ब खुद जाएंगे, लेकिन लो टू हाई खुद नहीं जाएंगे।
कैसे जाएंगे फिर? इनको ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। ज़बरदस्ती का मतलब बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी खर्च करके, यानी बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे कहते हैं ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो से हाई की तरफ मॉलिक्यूल अगर जाते हैं तो ये तीनों तरीक़ों से लो टू हाई, जब गिल्स के ज़रिए या किडनी के ज़रिए या रेक्टल ग्लैंड के ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इस तरह से ये रिमूव करती हैं। तो ये हो गया कार्टिलेजिनस फिशेस। कुछ और फिशेस की बात कर रही है हमारी बुक, सम फिशेस। अब उन सम फिशेस का बताया नहीं है, तो ये भी वही हैं, ये भी कार्टिलेजिनस फिशेस में से कुछ फिशेस हैं। हैव लो साल्ट्स इन बॉडी, इनकी बॉडी में साल्ट की अमाउंट कम है समंदर के पानी की निस्बत यहाँ पे बॉडी में साल्ट कम है। लेकिन दे कीप देमसेल्व्स हाइपरटोनिक, लेकिन ये कोशिश करते रहते हैं, ये क्या करते हैं, हाइपरटोनिक कर देते हैं अपनी बॉडी को। हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेटेड, ज़्यादा साल्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं ये कैसे करते हैं। दे कीप देमसेल्व्स हाइपरटोनिक टू एनवायरनमेंट, यानी समंदर की निस्बत, बाय रिटेनिंग यूरिया, ये करते हैं इस तरह से। ये अपनी बॉडी को साल्टी कैसे करते हैं, समंदर की निस्बत ज़्यादा साल्ट किस तरह से बॉडी में ये कर लेते हैं, बाय रिटेनिंग यूरिया एक साल्ट है, ये फ़िश की बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। और यूरिया जो है वैसे ये नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये टॉक्सिक है, जहरीला है। आम तौर पे फ़िश जो ही ये पैदा होता रहता है और इसको साथ साथ रिमूव करती रहती हैं, पानी के साथ इसको जिस्म से रिमूव करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो फ़िश है, कुछ फ़िश ऐसी हैं जो रिटेन कर लेते हैं, जो यूरिया जिस्म के अंदर बना उसको अंदर रिटेन महफूज रख लिया, बॉडी के अंदर ही रहने दिया, उसको बाहर नहीं जाने दिया। तो दे रिटेन यूरिया इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो काफ़ी मिकदार में यूरिया को अंदर रहने दिया, बाहर नहीं भेजा, मतलब ये हाइपरटोनिक हो गई है। अब यूरिया बॉडी के अंदर रह गया, इनका एम भी यही था, दे कीप देमसेल्व्स हाइपरटोनिक, इन्होंने अपने आप को हाइपरटोनिक रखना है, नेचुरली इन्होंने ये करना है, ये इनके लिए बेनिफिशियल है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इनकी बॉडी का। लेकिन प्रॉब्लम भी है, यूरिया को रिटेन तो कर लिया, लेकिन आगे मैं आपको अगली लाइन दिखाता हूँ। प्रॉब्लम क्या हुआ, यूरिया इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा अमाउंट में अगर हो गई इसकी फ़िश के अंदर, इट डैमेजेस द फिश, फ़िश के अंदर के माहौल को डैमेज कर देते हैं, फ़िश की मेटाबॉलिज्म को डैमेज करता है ये, फ़िश के नेचुरली जो प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर वो डैमेज हो जाएंगे। अब देखिए, एक तो बेनिफिट मिल गया कि इन्होंने अपने आप को हाइपरटोनिक करना था, हाइपरटोनिक का मतलब साल्ट ज़्यादा करने थे, तो जो साल्ट इनके अंदर अवेलेबल था उसको ही रोक लिया, हाइपरटोनिक हो गए, ठीक है हो गए। लेकिन प्रॉब्लम भी आ गया कि उसकी ज़्यादा अमाउंट जो है वो जहरीली है, वो डैमेज कर देगी फ़िश की बॉडी के एनवायरनमेंट को, तो वहाँ पे होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डैमेज कर देगी। लिहाजा इसका हल क्या करना है, यूरिया का लेवल ज़्यादा भी करना है, यानी फ़िश ने अपने अंदर के माहौल को हाइपरटोनिक भी करना है और अंदर के माहौल को डैमेज से भी बचाना है। तो उसका हल फिर अल्लाह ने क्या दिया इनको, दे रिटेन अनदर केमिकल कॉल्ड ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। तो ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड को ये रिटेन कर लेते हैं, ये एक और केमिकल है, ये भी इनकी मेटाबॉलिज्म में अंदर बन रहा है और इसको ये रिटेन कर लेते हैं। आम तौर पे इसको भी रिमूव करते रहते हैं, तो मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे होता है, लेकिन इसको भी रिटेन कर लिया, रहने दिया जिस्म के अंदर। क्यों रिटेन किया, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ऑफ यूरिया, तो इसने यूरिया के जहरीले असरात से महफूज करना है फ़िश को। फ़िश की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था यूरिया, तो ये जो ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड है ये फिर यूरिया के जहरीले असर को कम करता है, तो ये जो डैमेज कर रहा था मेटाबॉलिज्म को उससे बचा कर रखता है ये। इस तरह से फ़िश ने अपने आप को हाइपरटोनिक भी कर लिया, साल्ट भी ज़्यादा कर लिया यूरिया रोक के, और यूरिया के जहरीले असर से भी बचा लिया ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड को रोक के। इस तरह से ये फ़िश इस तरह से गुजारा करते हैं समंदर के अंदर। आखिरी बात है बोनी फिशेस, आज के लेक्चर की लास्ट बात है बोनी फिशेस।
तो जिनमें बाकायदा बोन है, तो ये डिसेंडेंट हैं, ये औलाद हैं। फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स मतलब ये कि समंदर में जो बोनी फिश है, ये इनके एंसेस्टर्स, इनके पेरेंट्स फ्रेश वाटर से यानी दरियाओं से माइग्रेट करके समंदर में आए थे पहली मर्तबा, और फिर समंदरों के होके रह गए। दियर एंसेस्टर्स इन फ्रेश वाटर वहाँ पे पाए जाते थे, बट लेटर बाद में बिकेम मेरीन, समंदरों में माइग्रेट करके आए दरियाओं के पानी के ज़रिए से। दरिया का पानी जब वहाँ पहुँचा वहीं, और अब फिर वापस नहीं गए, वहीं के होके रह गए समंदर के। अब मैं इसका मैकेनिज़्म आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम से। तो ये देखिए, अब ये एक फ़िश है, ये हाइपोटोनिक है जो दरियाओं से आई थी। अब यहाँ पे जब आके समंदर की होके रह गई, तो ये इसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, समंदर का पानी हाइपोटोनिक है, यानी साल्ट ज़्यादा है। इस फ़िश के अंदर समंदर की निस्बत कुदरती तौर पे नमकियात कम है। तो बताइए पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक? हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ जाता है। जिस तरफ नमक ज़्यादा होगा पानी उस तरफ जाएगा, ये देसी टोटका याद रखिएगा। तो यहाँ पे नमक कम है और समंदर के पानी में साल्ट ज़्यादा है, तो फ़िश का पानी बाहर जाएगा। तो ये हमने नंबर 1 पे लिख दिया, दिस फिशेस कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक बॉडी टू हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। इनकी बॉडी हाइपोटोनिक है, वहाँ साल्ट कम है, यानी पानी कम गाढ़ा है, इनका पानी बाहर जाता रहता है। अब क्योंकि इनका पानी जिस्म से निकलता रहता है मुख्तलिफ ज़रियों से, यहाँ से गिल से निकलता रहता है और फिर इनकी बॉडी सरफेस से निकलता रहता है, लिहाजा पानी की कमी हो जाती है इनमें। अगर इस तरह पानी जिस्म का निकलता रहा तो फिर ये पानी की कमी को पूरा करने के लिए नंबर 2 पे आ जाइए, दे कॉम्पनसेट लॉस ऑफ वाटर बाय ड्रिंकिंग सी वाटर। अब जो पानी कम हो गया, लॉस हो गया, इनके जिस्म से निकल गया, अब उसके कमी पूरी करते हैं, कॉम्पनसेट करते हैं बाय ड्रिंकिंग सी वाटर। ये समंदर का पानी पी लेते हैं ये फिशेस। अब समंदर का पानी पी लिया, समंदर का पानी अंदर आ गया इनकी बॉडी में। अब पानी की कमी तो पूरी कर ली, अब अपने जो लॉस हो गया था उसकी वो कमी पूरी कर ली पानी पी के। अब समंदर का पानी अंदर तो आ गया, लेकिन समंदर का पानी तो साल्टी है। इनकी बॉडी हाइपोटोनिक थी, बाहर समंदर का माहौल हाइपरटोनिक था, तो अब हाइपरटोनिक हो गया माहौल जब समंदर का नमकीन पानी अंदर आया, प्रॉब्लम आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी जो नेचुरल इनकी एनवायरनमेंट है बॉडी के अंदर की, वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक रहनी चाहिए। अब फिर ये क्या करते हैं, जो नमक पानी के साथ अंदर आ गए, उस साल्ट को फिर रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए, एक्सक्रीट सम साल्ट्स एक्टिवली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द गिल्स के ज़रिए से कुछ साल्ट को बाहर निकालते रहते हैं, जो साल्ट इन्होंने पानी पिया था अंदर आ गया था। और दूसरा ये क्या काम करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो यूरिन जिसमें नमकियात होते हैं। तो इस तरह से कुछ अपने यूरिन के ज़रिए से भी साल्ट को रिमूव करते रहते हैं। इस तरह से ये हो गया, यहाँ पे इनका सारा प्रॉब्लम हल हो गया। इस तरह से ये बोनी फिशेस जो हैं ये रहते हैं समुद्रों में। तो यहाँ पे आज हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जाएंगे अगले लेक्चर में कल।